जानते हो कि हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल का वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसमें अभी तक यही बात हुआ था कि किस तरह नेपोलियन आगे बढ़ा है। इसमें हमने ये भी प्रयास किया था जानने का कि डायरेक्टरी सिस्टम जो फेलियर हुआ था कहीं ना कहीं ये भी इम्पेटस प्रोवाइड किया कि नेपोलियन कैसे राइज करे। यस अब इसमें हम देखेंगे कि फ्रांस में 1795 में जो डायरेक्टरी सिस्टम वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, इसमें क्या था जी, 5 इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली काम करते थे, मगर ये इनएफिशिएंट हो गए, ये काम नहीं कर पाए। जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे कंट्री में, समझ रहे हो ना, वो नहीं हो पाया। जब नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, मिल जाएगा नेपोलियन को मौका, आके जो है स्पेस रख लेगा वो। और दूसरी बात ये कि जो करेंसी का जो डिवैल्यूएशन करे, तो बताओ मैंने क्या बोला तुम लोग को, जब डिवैल्यूएशन करोगे तो परचेसिंग पावर घट जाएगा। जब परचेसिंग पावर घट जाएगा तो मतलब क्या है, तुम नहीं ले पाओगे उस चीज़ को, उतना में नहीं खरीद पाओगे, तो लोगों में प्रॉब्लम हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। ये सभी चीज़ था। उसके बाद रोल ऑफ अचीवमेंट्स, नेपोलियन का अपना ही एक अचीवमेंट है, गजब का मिलिट्री ऑफिसर है वो, है ना। और वो लाइमलाइट में अक्टूबर 1795 को आया था, जब उसने डिफेंड किया था नेशनल कन्वेंशन को, जहाँ पे लार्ज मॉब आए थे, अटैक करने का प्रयास किए थे, है ना, मगर उसमें कैनन का यूज़ करके उसने बहादुर दिखाया था अपना, वहीं से वो लाइमलाइट में आ गई, यस ये लड़का कुछ करेगा। और अंतिम में देखा रेन ऑफ टेरर हुआ, उसके बाद तुम्हारा ये डायरेक्टरी सिस्टम बैठा, सब इनएफिशिएंट था, और सभी तबका ने उसको वेलकम किया कि यस यू आर द वन हु कैन गिव जस्टिस टू एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और हुआ है ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने किया है रिफॉर्म्स, ऐसा कि नहीं, मतलब बहुत सारा किया है रिफॉर्म्स। अब तुम देख लो, एक तुम पॉलिसी देख लो नेपोलियन का, जो नेपोलियन का पॉलिसी था, तो उसमें भी देखो सभी के लिए जो मैनिफेस्टो लेके आया था, हर एक सेक्शन को टच करता था। पीजेंट्स का अपना ही डिमांड था, मिडिल क्लास बुर्जुआजीज क्लास का अपना ही डिमांड था, सभी एस्पिरेशन को ये पूरा कर रहा था और बोला था कि हम प्रतिबद्ध हैं, हम काम करेंगे। और जब आपका जो विजन क्लियर होता है तो यस आपको स्वीकार करता है। कल अच्छे दिन के ऊपर बात हो ही गया था क्लास में, ठीक है। तो आज कोमल, हाँ आज कोमल हम लोग क्या करने वाले हैं जी, कि जब ओवरथ्रो कर दिया डायरेक्टरी नवंबर 1799 में, तो खत्म हो गया और यहाँ से नेपोलियन का उदय हुआ। तो देखेंगे नेपोलियन ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सिस्टम में क्या क्या लाए हैं। तो नेपोलियन क्रिएटेड अ मॉडर्न स्टेट सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मेरिट, सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ओरिएंटेशन। जो उसका विजन था कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे, तो शुरू में तो बनाया था। उसके बाद एक नया तुम्हारा सिविल सर्विस का गठन किया था, उसको ऑडिटियर कहते हैं वहाँ का फ्रेंच वर्ड में, ठीक है। सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाया, बताओ सेंट्रल सेक्रेटरी अभी बनता है कि नहीं बनता है, यानी कि देखो केवल यूरोप को ही नहीं किया प्रभावित, ये बाकी कंट्री को भी प्रभावित किया है। अभी सेंट्रल सेक्रेटरीट सब ये नेपोलियन का दिया हुआ चीज़, समझे। सेंट्रल सेक्रेटरीट भी बनाया, ऑफिसर जैसे तुम्हारा प्रीफेक्ट्स एंड सब प्रीफेक्ट्स, अभी होता है कि नहीं होता, कैप्टन वगैरह प्रीफेक्ट्स है, सब प्रीफेक्ट्स है। देखो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंट किया, यानी कि हर संभव प्रयास किया एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का। उसके बाद सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकल ऑफिसर, उसको अबॉर्डन कर दिया कि लोकल ऑफिसर का नहीं होगा, ये अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। तो अब लिमिटेशन क्या था, मगर समझ लो कि लिबर्टी वॉज डिनाइड टू पीपल तो लिख तो दिया, मगर लिबर्टी मिलता नहीं था लोगों को। मोर देन 20 पीपल कुड नॉट गैदर विदाउट द परमिशन ऑफ स्टेट, 20 से आदमी ज़्यादा एक साथ नहीं रह सकते हो। और इसका तो दूसरा रीजन भी है, क्योंकि रेन ऑफ टेरर हुआ है, तो उस सब चीज़ के वजह से भी ये 20 आदमी को अलाउ नहीं करता था। और जानते हो कि अभी मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो तुमको सीआरपीसी का सेक्शन 144 याद आ जाएगा, है ना, बिल्कुल। एनीबॉडी हाउस कुड बी सर्च्ड बाय पुलिस विदाउट वारंट, किसी का भी घर में जा सकते, यानी कि रोलत एक्ट टाइप का, मतलब सीएम नहीं है मगर बस रिलेट करते रहो। एनीबॉडी कुड बी अरेस्टेड ऑन सस्पिशन, तुम देश विरोधी हो, ये कर रही हो, अरेस्ट कर लिया तुमको, हाँ धर लिया तुम उसको। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वे कब्ड, जो लोकतांत्रिक तुम्हारा जो इंस्टीट्यूशन था कब्ड कर दिया गया, यानी पूरा दबदबा, लिमिटेशन ही सभी। पावर्स ऑफ नेशनल कन्वेंशन एंड लोकल इलेक्टेड बॉडीज वे टेकन अवे, जो नेशनल कन्वेंशन का जो पावर था, लोकल इलेक्टेड बॉडीज, क्योंकि अभी तो जस्ट बोल रहे हैं कि वो अपॉइंटमेंट होगा, इलेक्शन खत्म कर दिया गया वहाँ से। तो ये सभी चीज़ में, ये सभी चीज़ रिफ्लेक्शन है उसका लिमिटेशंस का। तो समझने का प्रयास किया तुमने कि पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अच्छा भी काम किया है, सेंट्रल सेक्रेटरी बनाया है, सिविल सर्विस क्रिएट किया है, प्रीफेक्ट्स और सब प्रीफेक्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंटमेंट करने वाला भी काम किया है, लोकल ऑफिसर जो थे उसको ख़त्म किया है, उसके बाद लिमिटेशंस है। अब दूसरा समझ जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, इसको मत बोलना तुम लोग, यही तो नेपोलियनिक कोड है। देखो इसमें लॉज को कोडिफाई किया है, क्या होता है लॉ को कोडिफाई करना, कोमल जरा बताना हमको। हाँ क्या होता है कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, जो कि भीमराव अंबेडकर भी किए थे, हिंदू वाला, बताओ।
जिसकी वजह से उनको इलेक्शन भी हारना पड़ा। हाँ, यही तो होता है। अमेंडमेंट नहीं कोमल, एक एक जगह इधर इधर से सबको लेके कोडिफाई करना। हमारे हिंदू में कभी डाइवर्सिटी नहीं था, है डाइवर्स, 7 जन्म निभाने का साथ है, 7 जन्म चाटेगा तुमको साथ में बैठ के, है कि नहीं है? अब बताओ, हमारा देखो पिछले जन्म से होगा कुछ हिंदू के हिसाब से, तो इतना इसलिए लेट मिली है ना? अब 7 जन्म साथ निभाने का बात है, तो अगला जन्म होगा फिर साथ होगा, तो साथ ही साथ रहेगा। समझ में आता है कुछ? तो ये क्या बोले कोडिफिकेशन? कोडिफिकेशन मतलब कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे, यहाँ सबको मिला कर देना। देखो, मैं कोडिफिकेशन के उस कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए मैं भीमराव अम्बेडकर का तुमको बिल समझाता हूँ। जब हिंदू मैरिज कोड जब पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहे थे, तो बहुत सारे हिंदू जो वाले थे लोग सब उसने अपोज किया, क्योंकि हिंदू में तो कहीं डाइवर्स वाला केस ही नहीं है। भाई फिजिबल नहीं है ना, अब नहीं है, जिसका मतलब क्या कि वो जकड़ कर रहे क्या घर में? उसको भी पूरा फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए, उसको फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए कि वो जा सकती है छोड़ के। अब देखते होता है हिंदू में भी डाइवर्स होता है, मैं हिंदू के सांस्कृतिक के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से कहीं डाइवर्स नहीं है। तो इन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच किया, इसी को बोलते कोडिफिकेशन करना, सब चीज़ करके लाना जो फिजिबल हो। और एक लॉ है सब लॉ को मिला के कोडिफाई करना, उसको कोडिफिकेशन बोलते हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल 44 DPSP का पार्ट है, वो भी कह सकते हैं कोडिफिकेशन होगा यदि उसको लाया। यदि इस बार कोविड-19 नहीं आता तो इस बार मोदी जी का पूरा वो था कि हो सकता है UCC आ जाए हमारे कंट्री में, और UCC अभी से लंबा मांग है। क्यों? तलाक तलाक तलाक। तो हम गलत, किसी संप्रदाय को गलत नहीं बोल रहे, मगर जो लकूना है, हर एक धर्म में लकूना है ना, हर एक धर्म में ऑब्स्टिकल्स है, तो उसको कोडिफाई जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। यही कोडिफिकेशन है कोमल, है ना? तो यही देखो, लॉज को कोडिफाई किया इन्होंने। और 1804 जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा था कोमल, याद आया? तो क्या है? द कोडिफाइड लॉ वाज टर्म्ड एज, इसी को कोड ऑफ सिविल जस्टिस, यानी कि 1804 का जो तुम्हारा नेपोलियनिक कोड, कोई कहा जाता है कोड ऑफ सिविल जस्टिस, यानी कि सिविल मतलब लॉ का जस्टिस मिला। 1807 में क्या किया? इसी चीज़ को नेपोलियनिक कोड बना दिया, कोड नेपोलियन, यानी कि वही नेपोलियनिक कोड। रूल ऑफ लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर जस्टिस टू एवरीवन, जस्टिस मिलना चाहिए सभी को। रूल ऑफ लॉ जानते हो, आर्टिकल 14 देख लो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ एंड दैट इज अ राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना? सेकंड क्या? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तुम लोग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कुछ भी नहीं पढ़ा है तुम लोग, तुमसे ज़्यादा बच्चे लोग जानता है, दूसरा बड़ा बच्चे को। ये बोल के हमको बहुत अच्छा लगता है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज एडॉप्टेड, वही सेम चीज़ है कि सब बराबर है, सब इक्वल है जी। हाँ, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कोमल, हो सकता है तुमको ज़्यादा फेवर कर दे हम, हो सकता है तुम दिव्यांग हो सकता है कोई बहुत तबका पिछड़ा हो तो उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है? तो हो सकता है। अब तुम सीरियस मत ले लो ना, ठीक ना? सीरियस ले रही थी क्या कि माइंड से हो ऐसा? हम मानते हैं कि किसी को दिक्कत हो सकता है इस चीज़ को लेकर। मैं खुश रहो, देव का अंग हो। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम समझना चाहेंगे कि क्या क्या किया इन्होंने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को झोंक दिया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ही इज डेडिकेटेड हिमसेल्फ टुवर्ड्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट हिज वार और बैटल्स अगेंस्ट था, यानी कि एक तरफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ा रहे हैं, मगर एक तरफ लिमिटेशन क्या है कि वार और बैटल भी कर रहे हैं। तो ये इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में थोड़ा लो फॉल्स भी था, पॉजिटिवनेस भी था। तो अब समझते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया कैसे किया गया, कि नेपोलियन वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इकोनॉमिक हार्डशिप वॉज मेन रीजन बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेपोलियन को पता था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से हुआ, कि नीचे वाले को टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था, अगले के पास पैसा ही नहीं था और ऊपर वाला इंजॉय कर रहा था। तो ही टुक अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फ्रांस। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बैंक ऑफ फ्रांस इस्टेब्लिश किया 1800 में। देखते जाओ क्या क्या काम हुआ है। पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड, वही बोले फ्री ट्रेड जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे पैसा मोबिलाइज होगा ठीक से, नहीं तो होर्डिंग हो जाएगा। होर्डिंग समझते हो ना कि एक तबका खा जाएगा। अब फ्री ट्रेड है क्या, हर जगह तुम जा रहे हो तो वही मिल रहा है तुमको। तो क्या हुआ, फ्री ट्रेड वही लेफेस फेरी जो बोलते हैं डॉक्टर, तुम लोगों को बताया गया था। 299 यानी कि लगभग 300 रोड्स बिल्ड किए गए हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्रांस ईच अदर, कनेक्टिविटी के लिए जी। और कॉस्मोपोलिटियन भी बनने का प्रयास था कि बाहर के कंट्री से भी जुड़े।
मशीन्स वर इम्पोर्टेड टू स्टार्ट इंडिविजुअल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मशीन्स बाहर बुलाया गया, देखो यही तो थे। कोमल कौन थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को लाने वाले? फ्रांस में लाने वाले कौन थे? बेल्जियम से कैसे आया, याद है पुराना वाला चीज? हाँ बेल्जियम से नेपोलियन ही तो लाए, वही तो बोल रहा है, याद भूल गया, सब खा गए तुम। देखो मशीन्स को इंपोर्ट किया गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। मैं ये भी जानते हो कि फ्रांस में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो बहुत लो पेस था। कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन्होंने इस्टेब्लिश किया था नवंबर, जानते हो 1796 में। वाज ऑल्सो हैविंग इकोनॉमिक डायमेंशन, उसका भी इकोनॉमिक डायमेंशंस था। बाय यूजिंग दैट नेपोलियन वांटेड, वही चाहता था कि बूस्ट दे अपने फ्रेंच इकोनॉमी को। तो ये सभी चीज़ क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था कि जिसमें इसने प्रयास किया कि देश आगे बढ़े। हाँ लूपहोल्स आएंगे, सब में लूपहोल्स है, हम तो जान ही रहे थे कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम में कितना बड़ा लूपहोल्स हुआ। जिस चीज़ के लिए किए थे हम इंग्लैंड को या ब्रिटेन को क्रश करना चाहते थे, गेम कुछ और हो गया। तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स देखते, देखो एजुकेशनल में इन्होंने क्या काम किया है। इन्होंने बताओ एजुकेशनल रिफॉर्म्स एम्ड एट क्रिएटिंग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, गजब बात है। और दूसरे तरीके दूसरा देखोगे अलग दृष्टिकोण से, नेपोलियन वांटेड टू कंट्रोल द थिंकिंग ऑफ पीपल विद द हेल्प ऑफ इस एजुकेशन। बस यानी कि देखो तुम लोग को पढ़ाते हैं तो मेरा थिंकिंग कितना तुम लोग को रिफ्लेक्ट होता है। मैं हम डिक्टेटर नहीं है, डोंट वरी। मैं बोल रहा कि क्योंकि जो भी बात करता है वो अपने विचारधारा को रखता है। तो इनका जो एजुकेशनल जो सिस्टम था उसमें इनका वेस्टेड इंटरेस्ट पावर था कि देखो हमारा ग्लोरी होना चाहिए, हम हैं, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, समझे। हर कोई करता है ये चीज़, ठीक है ना। हर कोई अपना विचारधारा को सही दिखाना चाहता है, ये नियम है, ये दुनिया का दस्तूर है। ह्यूमन बीइंग बनाई, कोई बोलेगा कि हम बेकार है, कभी नहीं बोल सकता। बेकार आदमी भी नहीं बोलेगा बेकार है, अपना आपका रखना चाहिए इंडिविजुअल ह्यूमनिज्म। या क्या है कोमल ह्यूमनिज्म, तो पूछेंगे क्वेश्चन सब तुम लोग, क्या होता है ह्यूमनिज्म कोमल, याद आया एज ऑफ इनलाइटमेंट रेनेसांस का क्या होता है, बताओ जल्दी। हाँ बिल्कुल, तुम हो स्टेटस डालने में यूनिक हो, स्टेटस डालने में यूनिक हो तुम। बिल्कुल ह्यूमनिज्म यही था, और हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए इस चीज़ का, है ना। वेरी गुड। तो 1892 में क्या हुआ, अ चेन ऑफ मिलिट्री स्टाइल स्कूल। एक देखो मिलिट्री स्कूल टाइप का हो गया, जैसे कि तुम लोग का एनसीसी कैडेट वगैरह होता है, उसका भी आर्मी स्कूल होता है कि नहीं होता है, तो इस टाइप का। इन दिस स्कूल एजुकेशन वॉज इम्पोर्टेड बाय द गवर्नमेंट अपॉइंटेड टीचर्स। तो एजुकेशन जो इम्पार्टेड करते थे वो तुम्हारा क्या है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट अपॉइंटेड टीचर है, नहीं गवर्नमेंट का अपॉइंटेड टीचर है वही जाके पढ़ाएगा। यानी कि वो मिलिट्री देना चाहता है और अपना सिक्योरिटी बनाना चाहता है। आज एनसीसी कैडेट क्यों होता है बाबू, सब बैकअप है, पता है तुमको, बैकअप है। कोई तरह का बात हो जाती है ये लोग पहले से एबल्ड है, यही रीज़न होता है एनसीसी को खड़ा करने का। जो गए हो तो तुम लोग पता होगा, कभी घट गया उस तरह का आ गया सिचुएशन तो ये लोग रहे। हाँ बिल्कुल, परेड वरेड भी करता है, देखते हो रिपब्लिक डे में या फिर 15 अगस्त में। देखो फ्रेंच मिलिट्री वॉज इस्टाब्लिश, हाँ यूनिवर्सिटी वॉज इस्टाब्लिश इन 1800। बताओ फ्रेंच यूनिवर्सिटी भी इस्टाब्लिश हुआ था 1808 में। ऑल द कॉलेज वे ब्रॉट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि अफिलेटेड तुम्हारा फ्रेंच यूनिवर्सिटी रहेगा, जितने भी कॉलेज इसके अंदर आ गए। कोई कॉलेज रहता है यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड। उसके बाद देखो पॉलीटेक्निक भी इस्टाब्लिश किया गया था, इक्वल करके वहाँ का शब्द है। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, टीचर ट्रेनिंग के लिए भी इंस्टीट्यूशन, यानी कि देखो एजुकेशन पे काम किया है, गजब काम किया है नेपोलियन ने। हम खाली नेपोलियन को तानाशाही समझते, मगर देखो मात्र 13 साल में इसने क्या कर दिया। हिटलर भी ऐसा ही था, हिटलर भी तानाशाही था, वो आके बहुत कर दिया। ये लोग कंट्री के लिए समर्पित था, भले ही तुमको दिख जाए, मतलब देखो मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ, है ना। लोग मत जेनोसाइड भी नहीं करना चाहिए। हाँ इसने जेनोसाइड नहीं किया था, हिटलर का तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल है ना, उसने तो ज्यूज को मरवा ही दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए तानाशाही, ठीक है। मगर देखो तो कोमल लिमिटेशन क्या था, एजुकेशन ह्यूमन वेल्डिंग लेटर। बताओ आज हम इंडिया का बात करते, महिलाओं का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है हम लोग को। नो एफर्ट्स वर मेड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू पोर। गरीब आदमी को देने की क्या जरूरत है बाबू, गरीब है गरीब ही रहो, ठीक है। तो काहे का इक्वलिटी, काहे का इक्वल भी पढ़ लो, इक्वलिटी भी पढ़ लो। तो रिलीजियस रिफॉर्म देखो हर जगह तुमको मिलेगा इस तरह का। देखो रिलीजियस रिफॉर्म में क्या किया इन्होंने कि 1801 में नेपोलियन एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट विद पोप नोन एज कॉन्कॉर्डेट। बोले थे ना वहाँ पे, देखो उसमें था ना जो भेजे थे कॉन्कॉर्डेट, हाँ वही वहाँ पे हुआ था। थ्रू दिस अग्रीमेंट नेपोलियन ट्राई टू हील द वुंड्स ऑफ द सोल इन्फ्लिक्टेड बाय द रेवोल्यूशन। इसमें प्रयास किया था कि जो जो दिक्कत हुए हैं, रेवोल्यूशंस हुआ है तो कुछ दिक्कत था, और उसका जो घाव था लोग को, वो घाव को भरना चाहते थे।
यानी कि लोग के फेवर में करना चाहते थे। तो आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ इंस्टीट्यूशन चर्च वॉज बैडली अटैक, क्योंकि जानते हो कि रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि अटैक किया क्लर्जीमैन बोल के, तो घाव था इन लोग का, तो घाव को बढ़ा है कैसे। सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रीस्ट वॉज एडॉप्टेड, अब जो प्रीस्ट होगा हम इलेक्ट करेंगे तो लोग ज़्यादा उस चीज़ को वैल्यू करेगा। नहीं बोलेगा कि हैराकी में पहले से है, नहीं बोलेगा कि पहले से आता है, हम अपॉइंट करेंगे। इन दिस इलेक्शंस वे नॉन कैथोलिक यूज टू पार्टिसिपेट, इवन नॉन कैथोलिक वाले जो लोग हैं विचारधारा वाले जो कैथोलिक, वो भी आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि जो चुन के जाएगा वो सबके सहमति से जाएगा। अब देखो रोबेस्पियर में क्या हुआ था, वही बाबू जानते हो रेन ऑफ टेरर में जो हुआ था, ये जो ड्यूरिंग द रूल ऑफ रोबेस्पियर जो फ्रेंच रिपब्लिक का पहला हेड था वही रेन ऑफ टेरर में इन 1792 अटेम्प्ट्स वर मेड टू डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशन चर्च कम्प्लीटली। बताओ रेन ऑफ टेरर में रोबेस्पियर जो कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, कोशिश किया गया चर्च इंस्टीट्यूशन को बर्बादी कर देना, क्योंकि ये लोग बोला था यही है चर्च है जो दबा कर रखा था, गरीब लोग को वो किया था और पूरी तरीके से वायलेंट। तो ये लोग का घाव है ना, मानते हैं कि गलत काम किया, उसको मौका मिलना चाहिए, सिस्टम है वो, एक सिस्टम को मौका मिलना चाहिए सुधरने का। अब करप्टेड है तो इसका मतलब क्या कि सिस्टम में मौका मिलना ही चाहिए ना जी। तो क्या फ्रेंच में वो डिवोट, आप देखो फ्रेंच आदमी लोग डिवोटेड कैथोलिक है, तो क्या बोलते हैं आस्था तो रहेगा ही कैथोलिक में, चर्च में। तो पीपल हैड इमेंस फेथ है चर्च के इंस्टीट्यूशन में, दे वर जस्ट अगेंस्ट द इविल्स, बस वो इविल्स के अगेंस्ट थे, चर्च से तो उसको प्यार था ही, बस जो गलत रीति था, गलत तौर तरीका था, ठीक है, चर्च से नहीं थे, वो चर्च के इविल से थे, है ना। तो नेपोलियन ने देखो यही जो घाव था उसी को ख़त्म किया है कि चर्च का भी बड़ाई हो, चर्च का भी अच्छा हो, इसलिए इलेक्शन वाला सिस्टम रख दिए जिसमें नॉन कैथोलिक भी अटेंड कर सकता है, और जो भी रेन ऑफ टेरर में जो भी दिक्कतें झेले हैं चर्च उसको था ठीक है, और लोग का आस्था फिर से जगे। नेपोलियन ट्राई टू इस्टेब्लिश अ बैलेंस, देखो बैलेंस के रिफॉर्म्स इन चर्च और रेस्पेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च, रिफॉर्म्स भी होना चाहिए और साथ साथ ऑटोनॉमी भी होना चाहिए, क्योंकि चर्च है ना, चर्च बहुत बड़ा चीज़ है, मगर क्या है कि रिफॉर्म्स चर्च में लाना जरूरी है, मगर चर्च का इज्जत भी हो, दोनों चीज़। तो यही तुम्हारा कॉन्करेंट एक्ट से किया है, रिलीजियस पीस इसका मतलब होता है फ्रेंच वर्ड में, समझे ना। तो ये मैंने पहले भी तुमको उसमें पढ़ाया था, उसमें डिटेल में नहीं बताया, इसमें डिटेल है। तो रोमन कैथोलिज्म वाज एक्सेप्टेड, आप देखो रोमन जो कैथोलिज्म है यानी कैथोलिक जो है वो तुम्हारा मेजोरिटी ऑफ फ्रेंच मैन एक्सेप्ट करते थे, अभी भी एक्सेप्ट करते हैं। प्रीस्ट वे टू बी नॉमिनेटेड, वही बोले फ्रेंच गवर्नमेंट क्या करेगा, प्रीस्ट को नॉमिनेट करेगा, एंड दे वे टू बी इन्वेस्टेड बाय पोप, अब उसके बाद पोप उसको काम लगा देगा, मतलब ये आपका ऑफिस है, आप कसम उसम खाइए, गिविंग ओथ ऑफ ऑफिस कि हम प्रतिबद्ध है, हम प्रीस्ट है, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम फादर है, कोई भी आएगा तो हम उसके लिए अच्छा सेवा करेंगे, इस तरह का ओथ। पोप तो सबसे ऊपर वाला चीज़ हुआ, फादर होगा, ब्रदर होगा, बहुत तरह का होता है ना ये लोग का भी, सिस्टर है। द सैलरी ऑफ प्रीस्ट वॉज टू बी पेड बाय द फ्रेंच, जो भी प्रीस्ट का रहेगा सैलरी वो फ्रेंच गवर्नमेंट पे करेगा एज अ सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट, इससे दिखेगा कि स्टेट सबसे ऊपर का चीज़ है, तो स्टेट पे कर रहा है इसका मतलब क्या है, स्टेट सब कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और जबकि पहले तुम्हारा अलग होता था, पहले तुम्हारा रोमन कैथोलिक इंस्टीट्यूशन अपने आप करता था, अब स्टेट ने हाथ में ले लिया, यानी कि पावर खत्म कर रिफॉर्म्स कर रहा है, समझ रहे हो ना, बहुत तरह का बात हो रहा है। एवरी फ्रेंच मैन वॉज टू इन्जॉय रिलीजियस फ्रीडम, और हर एक को इन्जॉय करने का मौका है। तो क्वेश्चंस देख लो, इसमें यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑप्शनल में कि क्रिटिकली एग्जामिन रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, दोनों का दे दोगे पॉजिटिव नेगेटिव। हाउ डिड नेपोलियन हील द वुंड्स ऑफ फ्रांस, वही कैथोलिक करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला के, है ना, बहुत सारा रिफॉर्म्स ला के किया है। हाउ डिड नेपोलियन करेक्ट द लिमिटेशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यही सब चीज़ करके रिफॉर्म्स ला के, अभी अलग अलग साल पूछा गया है, एक साथ लिख दिया गया, अलग अलग साल पूछा गया है जी, समझ रहे हो ना, सेम इसी वर्ड में पूछे गए हैं। हाउ डिड नेपोलियन मर्ज द फ्रेंच ऑफ द एंशिएंट रीजन, पहले वाला कैसे मर्ज किया विद द फ्रांस ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी एरा, तो क्या क्या किया है उसमें बहुत सारा चीज़, ये अलग दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछा गया है, बताऊंगा मैं बाद में। हाउ डिड नेपोलियन फ्यूज ओल्ड फ्रांस विथ न्यू फ्रांस, कैसे पुराना फ्रांस को नया फ्रांस के साथ जोड़ा है, तो कैथोलिक चर्च को भी फिर से इज्जत दिया ही गया है, ये सभी चीज़ लिख दोगे, ठीक है ना। द स्पिरिट बिहाइंड द ग्रेट रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन कॉन्सुलेट एट होम वॉज द ट्रांसपेरेंस ऑफ मेथड्स ऑफ बोनापार्ट द जनरल, अब बोला कि जो नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का जनरल कैपेबिलिटी दिखता है, देखते हो, किसी का बात नहीं सुनता था, वो अपने हिसाब से रिफॉर्म्स करते थे, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस वाले आदमी थे। नेपोलियन यूज एजुकेशन रिफॉर्म्स टू क्या है तुम्हारा टू सेव द माइंड्स एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स टू सेव द सोल ऑफ पब्लिक पीपल,
बोल तो रहा है तुम्हारा, नेपोलियन जो एजुकेशन रिफॉर्म लाया था वो माइंड को सेव करने के लिए, और जो रिलीजियस रिफॉर्म लाया था वो फ्रेंच पीपल का सोल को रिफाइन करने के लिए। सही बात है, सभी लिख दो, क्योंकि फ्रेंच मैन का बहुत बड़ा आस्था था तुम्हारा इस पे, चर्च पे। और अब एजुकेशन जो भी रिफॉर्म्स लाया वो पूरी तरीके से आदमी को बस समझाता था कि वॉट एवर आई एम डूइंग करेक्ट फॉर यू, है ना। तो नेपोलियन यूज हिज पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल economic reforms to heal the wounds of the body of the Frenchman and the religious reforms to heal the same questions. नेपोलियन क्लेम्ड हिमसेल्फ टू द, अपने आप को बोलता था कि हम चाइल्ड ऑफ रिवोल्यूशन है, मगर उसने क्या किया, जो एम्स और प्रिंसिपल थे वो पलट दिया उसने। सही बात है, इक्वलिटी लिबर्टी तो आया था, बाद में जब हम इम्प्लीमेंट करते तो चंगड़ा लोग को भेज देते अपना ही आदमी को अपॉइंट करते हैं स्पेन में, तो बाद में बगावत होता है, जान ही रहे हो तुम लोग। नेपोलियन वाज डिस्ट्रॉयर, ये रेवोल्यूशन का डिस्ट्रॉयर है। कैसे डिस्ट्रॉय, क्यों नहीं, क्योंकि इक्वलिटी फ्रेटर्निटी पर बात हुआ था रेवोल्यूशन, उसको डिस्ट्रॉय किया उसने। 20 आदमी ज़्यादा मिलने नहीं दे रहा है वो, इक्वलिटी में क्या कितनों मिल गया। हाँ, मतलब डिस्ट्रॉय ऑफ द आइडियल्स ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब ये हुआ तुमको बताना, क्योंकि रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट आइडियल्स। तो तुमको आप खेलना पड़ेगा ना, तुमको फिलोसोफर बनना होगा वहाँ पे आंसर देते वक्त, उसको तुमको कोट करना होगा। रेवोल्यूशन इज नॉट रेवोल्यूशन, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज। वही लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तीन सब, तो वहाँ से बात खींचोगे ना। नेपोलियन अपने आप को बोलता था कि हम बजवा है रेवोल्यूशन का। कहाँ तक ये बात तुमको लगता है सही है, बहुत उचित है, पूरा उचित है ना। मैं कहोगे कि इतना ही नहीं, जब तक उसको बाद अब तुम लिखोगे, बैलेंस करोगे इस चीज़ को, अंतिम में लिख दो कि खाली इतना ही नहीं होता है, एक मिलिट्री कमांडर वाला भी एटीट्यूड होना चाहिए, तभी हो सकता है। बहुत सारे लोग आए होंगे तो उसका कैपेबिलिटी था, और जो नेशनल कन्वेंशन को जो डिफेंड कर रहा था तो 1795 के आसपास दिख गया उसका वो चीज़। नेपोलियन स्टेटमेंट आई एम रेवोल्यूशन, तो नेपोलियन ने अपने आप को बोल दिया कि हम खुद एक में वो है, रेवोल्यूशन है। तो कहाँ तक आपको सही लगता है? बिल्कुल सही बात है, वो अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि उसने फ्रांस को ही नहीं, पूरा यूरोप को प्रभावित किया है, तभी तो अभी तक नेपोलियन का नाम है। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत बड़ा नाम है। अब समझ में आ गया हुआ तुम लोग को। तो कॉन्सुलेट सिस्टम का थोड़ा दिया गया है कि कैसे लिंक करोगे, वहाँ पे बताए थे स्टूडेंट सबको। इफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेपोलियंस वाज एफिमेरल, यानी कि तुम्हारा क्या है कि फ्राजाइल और फॉर टेम्प्रेरी, हिज सिविलाइजेशन, ये छोड़ो ये थोड़ा सा ऊपर का चीज़ है। तो ये रहा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस ठीक है, वही सब दिया गया। आंसर, हाँ आंसर, मतलब आंसर का लिए वो दिया गया है, व्यू पॉइंट दिया गया है बस। कितना टाइम हुआ? चलो रहने दो आज की।